नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे पीएमओ के नए सेवा तीर्थ परिसर की, मुंबई के बीएमसी चुनावी जंग की, पंजाब के मुक्तसर माघी मेले की राजनीतिक गर्माहट की और साथ ही जानवरों के प्रति बढ़ती क्रूरता के मामलों की। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों को जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल समारोह में लिया हिस्सा। बोले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। ईरान प्रोटेस्ट में अब तक 2400 से ज्यादा मौतें। सिक्योरिटी चीफ ने ट्रंप नेतन्याहू को बताया मुख्य हत्यारा। बांग्लादेश में बीएनपी लीडर की हिरासत में मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की बधाई। असम के लोगों को बिहू पर लिखा पत्र। कल से 17 जनवरी तक ताजमहल में होगी फ्री एंट्री। शाहजहां के उर्स पर लिया गया फैसला। दिल्ली ब्लास्ट केस, डॉक्टर शाहीन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। थाईलैंड में चलती ट्रेन पर क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, 22 की मौत। तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे पिता लालू यादव। चूड़ा दही भोज में हुए शामिल। सोने चांदी के भाव 7वें आसमान पर। गोल्ड 1.43 लाख के पार। सिल्वर में 12,000 रुपए की तूफानी तेजी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 250 अंक टूटा। निफ्टी 26,800 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। मकर संक्रांति के एक दिन ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ 1947 से अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय से बाहर निकलकर सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पीएमओ की ये जगह बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या नए परिसर से कामकाज में नई ऊर्जा और आधुनिकता आएगी? आइए जानते हैं इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी। दरअसल नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर तैयार किया गया सेवा तीर्थ परिसर अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नया घर बनने जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से पीएमओ साउथ ब्लॉक में था, लेकिन अब देश का शीर्ष प्रशासनिक तंत्र एक नए और आधुनिक परिसर से काम करेगा। सेवा तीर्थ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है और इसे लगभग 1,189 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। ये परिसर 2.26 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसमें 3 अलग अलग इमारतें हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया मुख्यालय शामिल है। तीनों इमारतों की जिम्मेदारियां अलग हैं। पीएमओ सेवा तीर्थ 1 से काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे। सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। इस तरह अब एक ही परिसर में सरकार के शीर्ष प्रशासनिक और रणनीतिक संस्थान मौजूद होंगे। सबसे खास बात यह है कि नए पीएमओ में ओपन फ्लोर मॉडल अपनाया गया है। साउथ ब्लॉक के बंद और ऊंची दीवारों वाले कार्यालयों की जगह अब खुला कार्यस्थल होगा, जिससे कामकाज आसान होगा और सहयोग बढ़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री का निजी कक्ष और सेरेमोनियल रूम्स अपेक्षाकृत भव्य बनाए गए हैं। यहाँ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मुलाकातें होंगी। इन कमरों की सजावट में भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत झलकती है। सेवा तीर्थ परिसर में इंडिया हाउस नाम से एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस सुविधा भी है, जो उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए तैयार की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये परिसर हाईटेक है। भूकंपीय मानक, साइबर सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इसे तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, जैसे ही पीएमओ सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों को खाली कर दिया जाएगा। इन ऐतिहासिक इमारतों को युगे युगीन भारत संग्रहालय में बदलने की योजना है। इसके लिए फ्रांस की म्यूजियम डेवलपमेंट एजेंसी से तकनीकी सहयोग भी तय किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नया पीएमओ सिर्फ एक नई इमारत है या प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव का संकेत? क्या ओपन फ्लोर मॉडल से कामकाज और पारदर्शिता में सुधार होगा? और क्या सेवा तीर्थ भारत की आधुनिक और सुरक्षित प्रशासनिक पहचान का प्रतीक बनेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी।
ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। पीएम ने कर्तव्य भवन की जरूरत के बारे में बताया था कि 100 सालों से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में है, कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में है, सालाना 1500 करोड़ रुपए रेंट देना पड़ता है। देखा जाए तो मकर संक्रांति के इस दिन पीएमओ का सेवा तीर्थ में शिफ्ट होना सिर्फ एक स्थल परिवर्तन नहीं, बल्कि देश के प्रशासनिक कामकाज में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। एक ही परिसर में प्रशासन, सुरक्षा और रणनीति तीनों महत्वपूर्ण संस्थान अब आधुनिक और हाईटेक वातावरण में काम करेंगे। साथ ही पुराने साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का पब्लिक म्यूजियम में बदलना हमें देश की स्वतंत्रता के बाद के प्रशासनिक इतिहास को देखने का अवसर देगा। ये बदलाव केवल भवन का नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण में नई दिशा की कहानी है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई के 227 वार्डों वाली बीएमसी चुनावी जंग इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला रही है। राज्य की सबसे अमीर और प्रभावशाली नगरपालिका के लिए हो रहे इन चुनावों में राजनीतिक गठबंधनों की गुत्थी और मराठी अस्मिता का मुद्दा हर किसी की नजरों में है। ऐसे में सवाल ये है कि ठाकरे बंधु कितनी ताकत दिखा पाएंगे। क्या महायुति का गठबंधन मुंबई में अपनी पकड़ बनाए रखेगा? और क्या युवा और बहुभाषी वोटर्स मराठी अस्मिता के नाम पर आने वाले चुनावी नारे को मानेंगे या विकास के मुद्दों पर ध्यान देंगे? आइए जानते हैं। बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसा चेहरा दिखाया जिसे देखकर लगता है कि राज्य में राजनीतिक नैतिकता लगभग खत्म हो गई है। गठबंधनों की इतनी लंबी और जटिल श्रृंखला सामने आई है कि यकीन करना मुश्किल है। आपको बता दें, बीएमसी 227 वार्डों वाली मुंबई की सबसे अमीर नगरपालिका है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में इस पर अधिकार के लिए सब कुछ जायज मानकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार सबसे जोरदार मुद्दा है मराठी अस्मिता। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद एकजुट होकर मराठी माणूस की रक्षा का नारा दिया है। ठाकरे बंधुओं ने इसे मुंबई की आखिरी जंग बताया है। उनका आरोप है कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश कर रही है और हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं महायुति ने भी अपने मैनिफेस्टो में मराठी माणूस की सुरक्षा, सस्ते घर और संस्कृति को मजबूत करने का वादा किया है। लेकिन युवा वोटर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं मतदाता गणना की बात करें तो मराठी वोटर 30 से 35%, उत्तर भारतीय वोटर 25 से 30%, अन्य समुदाय गुजराती, तमिल और अन्य। राज ठाकरे के पुराने आक्रामक बयान और हिंदी थोपने पर दिए गए धमकी वाले बयान गैर मराठी वोटर्स को दूर कर सकते हैं। वहीं मराठी अस्मिता मुद्दा इस गठबंधन की पारंपरिक ताकत है, लेकिन युवा और विकास केंद्रित वोटर इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, अजीत, एनसीपी का गठबंधन राज्य में सत्ता में है, लेकिन बीएमसी में सीट शेयरिंग विवाद ने उनकी ताकत कमजोर कर दी है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे शिवसेना 90 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अजीत एनसीपी ने 94 सीटों पर अलग लड़ाई तय की है। ऐसे में कई वार्डों में फ्रेंडली फाइट और वोट बंटवारा तय माना जा रहा है। अगर महायुति 150 से अधिक सीटें जीतती है तो गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन एनसीपी की अलग लड़ाई से दरार बढ़ सकती है और विपक्ष को फायदा मिल सकता है। एमवीए की स्थिति की बात करें तो महाविकास अघाड़ी का बीएमसी चुनाव में स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस 143 सीटों पर अलग लड़ रही है, जबकि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस गठबंधन से बाहर है। 2024 विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन के बाद एमवीए की स्थिति अब और चुनौतीपूर्ण हो गई है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे का मिलन मुख्य रूप से चुनावी रणनीति पर आधारित है। उद्धव की इमेज और राज के आक्रामक बयानों में टकराव साफ नजर आता है। अगर गठबंधन सफल होता है तो मराठी अस्मिता को फिर से राजनीति में महत्व मिलेगा। हार या जीत, दोनों ही परिस्थितियों में इस जोड़ी पर संदेह बना रहेगा। कुल मिलाकर ये चुनाव केवल मराठी अस्मिता या विकास का नहीं, बल्कि बहुभाषी और बहुजातीय मुंबई में संतुलन बनाए रखने की जंग भी है। जाहिर है, बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया चेहरा पेश कर रहा है। ठाकरे बंधुओं का गठबंधन, महायुति की सीट शेयरिंग जद्दोजहद और युवा वोटर्स की प्राथमिकताएं इस जंग को और पेचीदा बना रही हैं।
ये चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं बल्कि मुंबई की बहुभाषी, बहुजातीय पहचान, मराठी अस्मिता और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। सवाल ये है कि क्या मराठी अस्मिता की राजनीति जीत पाएगी या विकास मुद्दों का जोर बढ़ेगा? फिलहाल जवाब 2026 के इस महाभारत में सामने आएगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पंजाब के मुक्तसर साहिब में आज से माघी मेला शुरू हो चुका है और सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व ही नहीं बल्कि राजनीतिक गर्माहट के लिए भी ये मेला चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, पंजाब में 14 जनवरी का दिन धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम होता है। हर साल माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन पंजाब के मुक्तसर साहिब में माघी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में पंजाब की राजनीति की झलक भी देखने को मिलती है। हर राजनीतिक पार्टी इस मेले में अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करती है। इस साल भी 2027 में होने वाले चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल इस मेले में अपनी सियासी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 में पंजाब एंट्री के लिए अपने मिशन की शुरुआत इसी मेले से करने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल जैसे दल भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल अगले साल होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल इसी मेले से बजा पाएंगे? आइए जानते हैं। दरअसल माघी मेला हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये मेला 1705 के मुक्तसर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 40 सिख योद्धाओं की याद में होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हें मुक्त घोषित किया था, इसलिए इस जगह का नाम भी मुक्तसर पड़ा। इस दिन श्रद्धालु सरोवर में स्नान करते हैं, गुरुद्वारों में कीर्तन और अखंड पाठ होते हैं और पारंपरिक खेलों के साथ मेला भी लगता है। लेकिन पंजाब में ये मेला राजनीति का अखाड़ा भी बन जाता है। हर राजनीतिक दल इस मौके पर अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचता है। दशकों से मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक सभी यहाँ रैलियां और भाषणों के जरिए जनता को अपने एजेंडे से जोड़ते आए हैं। इस साल शिरोमणि अकाली दल ने बड़ी तैयारी की है। नेता सुखबीर बादल ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस पंजाब में शियत की वापसी का संदेश देगी। पार्टी ने इस परंपरा को जारी रखा है, जबकि अन्य दलों ने पहले बंद कर दी थी। वहीं बीजेपी भी पहली बार अपने स्तर पर मुक्तसर मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग सहित कई बड़े नेता यहां मौजूद होंगे। बीजेपी इस कॉन्फ्रेंस से पंजाब की जनता और राजनीतिक मूड का अंदाजा लगाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस मंच से पिछले 4 साल के अपने काम और 2027 के विधानसभा चुनाव के एजेंडे को जनता के सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि सीएम भगवंत मान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस सियासी कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगी। 2017 के बाद से पार्टी ने परंपरा बंद कर रखी है। पंजाब कांग्रेस इस बार भी मनरेगा और अन्य रैलियों पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का मेला पंजाब की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। मुक्तसर माघी मेला सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का नहीं है बल्कि पंजाब की सियासी गर्माहट का भी केंद्र बन गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल मुक्तसर से बज चुका है और अगले 1 साल की पंजाब की राजनीति की दिशा इसी मेले से तय होने वाली है। जनता की नजरें अब हर घोषणा और हर रैली पर टिकी हुई हैं। बीजेपी, शियद और आम आदमी पार्टी सभी अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी इसी मंच से कर रहे हैं। विपक्ष अपनी रणनीति और आलोचना जनता के सामने रखेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और बड़े ऐलानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स के मामलों पर सुनवाई जोर पकड़ रही है, जहां न्यायालय ने हर पक्ष को अपनी दलील रखने का पूरा समय दिया है। लेकिन इसी बीच तेलंगाना से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, चुनावी वादों को पूरा करने के नाम पर 2 जिलों में करीब 500 आवारा कुत्तों की कथित हत्या की गई। आपको बता दें, तेलंगाना के कामारेड्डी और हमनकोंडा जिलों में चुनावी वादे पूरे करने के लिए कथित तौर पर आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या की गई। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन मैनेजर अदुलापुरम गौतम ने 12 जनवरी को माचा रेड्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पलवाचा मंडल के भावनी पेट
पलवाचा, फरीदपेट, वाड़ी और बंदार मेश्वरापल्ली गांव में पिछले कुछ दिनों में करीब 200 कुत्तों की कथित हत्या की गई। आरोप है कि ये हत्याएं गांव के सरपंचों के निर्देश पर की गई हैं और किशोर पांडे को इस अमानवीय काम के लिए लगाया गया था। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पहले हमनकोंडा जिले के श्यामपेट और अरेपल्ली गांव में भी ऐसी ही घटनाओं की शिकायत दर्ज हुई थी, जहां करीब 300 कुत्तों की कथित हत्या की गई थी। वहां कुल 9 लोगों, जिनमें 2 महिला सरपंच और उनके पतियों को शामिल किया गया था, के खिलाफ केस दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले इन प्रतिनिधियों ने वादा किया था कि वे आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या का समाधान करेंगे। अब कथित तौर पर वही वादे पूरा करने के लिए सामूहिक हत्या की गई है। पशु चिकित्सकों की टीम ने शवों का पोस्टमार्टम किया और ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर दफनाए गए शवों को निकाला गया। ये मामले हमें याद दिलाते हैं कि चुनावी वादे और जनता की भलाई सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आवारा जानवरों के प्रति क्रूरता कानून अपराध है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स के मामले पर सुनवाई भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। तो आज हमने देखा कि कैसे देश और राज्यों में प्रशासनिक बदलाव, चुनावी जंग, राजनीतिक तैयारियां और सामाजिक मुद्दे सब एक साथ जुड़कर हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। पीएमओ का नया सेवा तीर्थ परिसर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि प्रशासन में नई दिशा की शुरुआत है। मुंबई में बीएमसी चुनाव ने मराठी अस्मिता और बहुभाषी वोटर्स के बीच संतुलन की जंग छेड़ दी है। पंजाब में माघी मेला राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं आवारा जानवरों के साथ क्रूरता के मामले हमें याद दिलाते हैं कि चुनावी वादों के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ मैं ज्योति श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों, नई सवालों के साथ। नमस्कार।